हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है और आपकी बुक के हिसाब से ये 10th चैप्टर है। दैट इज़ उपनिवेशवाद और देहात, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीव्स। इसका आज हम पार्ट फर्स्ट देखने जा रहे हैं। बेटे पहले हम तीनों किताबों के बारे में जान लें। फर्स्ट बुक जो थी हमारी एंशियंट इंडिया से बिलोंग कर रही थी। सेकंड बुक जो थी वो मेडिवल इंडिया से बिलोंग कर रही थी और थर्ड जो है मॉडर्न इंडिया से बिलोंग कर रही है। तो इसमें हम ब्रिटिशर्स के टाइम के इंडिया के बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है और इस पर काफ़ी टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज़ इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको हम इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं और इसका दूसरा नाम स्थायी बंदोबस्त भी है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या था और इसे किसने इम्प्लीमेंट किया था और ये क्यों किया गया था। तो बेटे इसके बारे में हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। तो बचे कि 1600 में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। इन्होंने 157 ईयर्स 157 साल भारत में व्यापार किया और काफ़ी प्रॉफिट कमाया। और इन 157 सालों में उन्होंने जान लिया था कि इंडिया में यहाँ पर यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर इस देश को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है और इसके ऊपर राज करना बहुत आसान है। तो उन्होंने इस फूट का फ़ायदा उठाया और 1757 में इन्होंने अपनी पहली लड़ाई जो थी वो लड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने और वो जीत गए। ये लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई। इस लड़ाई को जीतने के बाद जो था उनको जिस प्रांत को उन्होंने सबसे पहले जीता था दैट इज़ बंगाल, क्योंकि ये लड़ाई बंगाल में जीती गई थी। इसके बाद जो थे वो बंगाल के राजा बन गए और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके भारतीय रियासतों को जीतना स्टार्ट कर दिया। तो फ़िलहाल अब हम उनके बंगाल में उनके शासन के बारे में जानेंगे और स्पेशली उनकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, यानी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। बेटे किसी भी गवर्नमेंट की इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो लैंड रेवेन्यू होता है, भूमि कर जिसे हम कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स की भी इनकम का सोर्स जो था वो सबसे पहले भूमि कर ही था। अंग्रेज़ों के आने से पहले ना इस एरिया में 1 ईयर सेटलमेंट सिस्टम था। 1 ईयर सेटलमेंट का मतलब होता है कि इसमें लैंड जो थी वो किसानों में लैंड जो थी पहले इसके लिए नीलामी होती थी, ठीक है, ऑक्शन होता था। तो जो जमींदार सबसे ज़्यादा ऑक्शन बोलता था उसको 1 साल के लिए ज़मीन दे दी जाती थी और वो लैंडलॉर्ड उसके ऊपर वो ज़मीन आगे किसानों को दे देता था और फिर उनसे टैक्स वसूलता था। उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखता था और बाकी जो था वो कंपनी को जमा करवा देता था। लेकिन ये सिस्टम जो था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था क्योंकि हर साल ज़मीन की ऑक्शन बोलनी पड़ती थी और लैंडलॉर्ड को पता था कि 1 साल के बाद पता नहीं ज़मीन रहे या ना रहे उनके पास, तो वो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं करते थे। तो ये सेटलमेंट उनके लिए काफ़ी जो था प्रॉब्लमेटिक था। तो उन्होंने इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1793 में और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इम्प्लीमेंट किया था, जो कि उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था। तो बेटे ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसने इम्प्लीमेंट किया था, कब किया था, तो ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पर हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तेमारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट किया। इसमें जो थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, इसमें जो राजस्व की दर थी, रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो था वो फॉर एवर जो था वो फिक्स कर दिया गया। यह राशि जो थी जमींदार को अदा करनी होती थी। किसको पे करनी होती थी? लैंडलॉर्ड को। यानी ये ज़मीनें ऑक्शन की जाती थी और ज़मीनों को हमेशा के लिए जमींदार को दे दिया जाता था, जो सबसे ज़्यादा ऑक्शन बोलता था। ऑक्शन समझते हो ना? ऑक्शन का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई ज़मीन है उसको ख़रीदना है, 10 हेक्टेयर ज़मीन है उसको ख़रीदना है, तो जो सबसे ज़्यादा ऊँची बोली लगाएगा उसको वो ज़मीन दे दी जाएगी।
तो यही होता था। तो इसमें जो था, जो सबसे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू की बोली लगाता था, ज़मीन उसको दे दी जाती थी। अब ज़मींदार क्या करते थे, आगे ज़मीनें किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और ज़मींदार किसानों से टैक्स वसूल करते थे। उसका कुछ पोर्शन जो थे वो अपने पास रखते थे और बाकी जो था गवर्नमेंट को डिपॉज़िट करवा देते थे। तो और अगर वो राशि नहीं चुका पाते थे तो कंपनी को राइट था कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है लैंडलॉर्ड की, उसको नीलाम करते, उसको बेच दे, ताकि वो अपनी जो भी अदायगी है वो वसूल कर सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या सच में उस टाइम कहते हैं कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ने अपनी ज़मीनें जो थी वो गंवा दी थी इसी परमानेंट सेटलमेंट के चक्कर में। तो अब हम देखते हैं कि क्या सच में ऐसा होता था। तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि वो एग्ज़ाम्पल जो है बर्धमान के राजा का है। तो ये बर्धमान के में एक नीलामी की एक घटना है कि 1797 में ये ऑक्शन की गई थी। बेटे इस डेट को याद रखना कि ये आपको पेपर में 1 मार्क में आ सकता है। यह एक बहुत पब्लिक इवेंट थी। इसमें क्या हुआ था कि बर्धमान का जो राजा था वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पाया था, तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा था। इसके लिए जो थी एक ऑक्शन किया गया। तो अब वो ऑक्शन कैसे हो रही थी, तो उसमें सबसे काफ़ी सारे जो लैंडलॉर्ड थे वो आए थे और जो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब सी बात नज़र आई। वो बात क्या थी, उसने जब पूरा उसको वेरिफिकेशन किया तो उसे पता चला कि ज़्यादातर जो लोग बैठे थे वो नकली लैंडलॉर्ड्स थे। असल में तो वो वर्तमान के राजा के ही नौकर थे और एजेंट थे, जो कि जमींदारों की वेश में वहाँ पर आए थे और उन्होंने ही सबसे ऊंची बोली लगाई थी। और बोली लगाने के बाद जो थी वो ज़मीन बिक गई और वो ज़मीन उन्होंने वापस जो थी वर्धमान के राजा की हो गई। तो इस तरीके से एक नकली ऑक्शन की गई थी। तो वो बताते हैं कि नीलामी नाइन में ऑक्शन में 95% जो थी बिक्रियां इसी तरह की होती थी। इसमें सिर्फ वर्धमान के राजा की ही ज़मीन नहीं नीलाम हुई थी, ऐसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनें जो थी वो नीलाम की गई थी। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट के इम्प्लीमेंट होने के बाद कोई 75% से अधिक जमींदारियां ऐसे ही ट्रांसफ़र की गई थी। अंग्रेज़ सोच रहे थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और जो कि बंगाल की विजय के बाद जो थी उनके सामने उपस्थित थी, परंतु ऐसा ना हो सका। ठीक है। अब उनको क्या प्रॉब्लम्स आती थी वो अब हम देखते हैं कि 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी। ये हम कंडीशंस देख रहे हैं कि किन कंडीशंस में स्थायी बंदोबस्त जो था इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है। तो हम बैक सीन में जा रहे हैं। तो बैक सीन कहता है कि 1770 के दशक में जो यहाँ की रूरल इकनॉमी थी बंगाल की, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन से गुज़र रही थी। वहाँ पर बार बार फैमिन पड़ रहे थे और खेतों की पैदावार प्रोडक्शन जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। और अधिकारी लोग सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तभी विकसित किए जा सकते हैं जब उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है। अब ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और लैंड रेवेन्यू की डिमांड को जो है उसकी जो दरें हैं उनको फिक्स कर दिया जाएगा। क्योंकि इन लैंडलॉर्ड्स को कोई प्रॉफिट तो नज़र आना चाहिए ना, इसीलिए तो वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे लैंड में, और तभी जो है उनको प्रॉफिट हो सकेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ 1 ईयर सेटलमेंट सिस्टम था। 1 साल के लिए ज़मीनें दी जाती थी 1793 से पहले। अब 1 साल में ज़मींदार को पता है कि 1 साल के बाद पता नहीं ज़मीन उसकी होती भी है कि नहीं होती, तो वो ज़मीन के को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप ही नहीं उठाते थे। ना तो फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, ना कोई मतलब इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए सिस्टम थे। कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी तो लैंड बैरन होती चली जाती थी, तो जिसके कारण प्रोडक्शन कम होता जाता था।
और फैमिन पड़ते रहते थे। तो यही सब हुआ था, तो उनको लगा कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को कि अगर हम इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जो है ये प्रॉफिट हो सकेगा। तभी फिर इसके बाद कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके बाद में काफ़ी डिस्कशन हुई और फिर तय किया गया कि जो है ये परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, इसमें राजस्व जो थी वो हमेशा के लिए फ़िक्स कर दी गई थी। ज़मींदार जो था वो गाँव का भूस्वामी नहीं था, बल्कि अब वो कलेक्टर था। यानी पहले तो ज़मींदार जो थे वो गाँव के हेड होते थे, सब उनको दुआ सलाम करते थे। लेकिन अब तो वो कंपनी का एक तरीके से एम्प्लॉय हो गया था, जो कि कंपनी के लिए लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। ठीक है। ज़मींदारों के अंडर जो थे बहुत सारे गाँव आते थे, कहीं-कहीं पर तो उनके अंडर 400 तक गाँव थे। फिर आप बताओगे कि ज़मींदारों को नियमित रूप से लैंड रेवेन्यू जो राशि थी वो उनको पे करनी पड़ती थी, और अगर वो नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मीनें ऑक्शन कर दी जाती थी। कंपनी को लग रहा था कि उससे उन्हें साल में ये परमानेंट सेटलमेंट से उनकी इनकम जो है वो फ़िक्स हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज़मींदार जो थे वो लैंड रेवेन्यू पे करने में ही फ़ेल हो गए। इसके पीछे कई कारण थे। स्टार्टिंग में बेटे इन्होंने लैंड रेवेन्यू जो दर थी वो बहुत ज़्यादा फ़िक्स की थी, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में पता नहीं हम ये लैंड रेवेन्यू बढ़ाएंगे नहीं, तो उन्होंने स्टार्टिंग में से बहुत ज़्यादा फ़िक्स कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप एक घर में किराए पे बैठते हो और आपको कहा जाता है कि आपका यहाँ पर किराया जो है वो 50,000 है, और ये आपका फॉर एवर रहेगा, कभी भी नहीं इसको हम बढ़ाएंगे नहीं। तो आज की डेट में अगर आपको 50,000 बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो फ्यूचर में जब 20 साल के बाद आप सोचोगे तो 50,000 कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो यही था कि आज की डेट में तो आपको ये रेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बाद में इसका कुछ भी नहीं बनेगा। तो यही था, उन्होंने स्टार्टिंग में लैंड रेवेन्यू की जो दरें थी वो बहुत ज़्यादा फ़िक्स कर दी, तो जिसके कारण बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स स्टार्टिंग में ही इसको पे करने में फ़ेल हो गए। दूसरा, आप बताओगे कि उस टाइम एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन था, यानी जो उपज थी, उनकी प्राइजेज़ इतने ज़्यादा नहीं थे, और किसानों के लिए जो था ऊँची जमा राशि चुकाना इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट था। यानी किराया ज़्यादा था और उनको जो इनकम होती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। इसके बाद आप बताओगे कि जब ज़मींदार को किसान ही नहीं पे कर पाएगा, तो ज़मींदार आगे कंपनी को कैसे पे कर सकता था, है ना? तो क्योंकि ज़मींदारों ने भी अपनी तरफ से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था किसानों के ऊपर, और किसानों को फसलों को बेचकर कोई ज़्यादा इनकम होती ही नहीं थी। तो जिसके कारण किसान ज़मींदारों को नहीं दे पाते थे, और ज़मींदार जो थे वो आगे गवर्नमेंट को नहीं दे पाते थे। और सेकेंडली, जो राजस्व राशि थी वो अच्छी हो या ख़राब, उन्हें ये ठीक समय पर देना ज़रूरी था। मतलब उनको देनी ही देनी पड़ती थी, चाहे फसल हो या ना हो। और एक सूर्यास्त विधि कानून बनाया गया था जिसे हम सनसेट लॉ कहते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। इसमें जो थी डेट और टाइम फिक्स कर दिया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, 31 अक्टूबर है, और 31 अक्टूबर को सूरज डूबने से पहले पहले, यानी कि 6 बजने से पहले पहले उसे ये लैंड रेवेन्यू जो था वो जमा कराना पड़ता था, और अगर वो ऐसा नहीं चुका पाता था लैंडलॉर्ड, तो उसकी ज़मीनों को ऑक्शन कर दिया जाता था। ठीक है, तो बेटे ये आज का टॉपिक था, ये आपने इसको अच्छे से समझना है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।